ठीक है। नमस्कार साहब, JRC आप सबको। मिट्टी का कर्ज चुकाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है। जहरीली सारी खादों से इस देश को हमें बचाना है। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। ओ हो हा हा। फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये। फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये। देश की शान है हरित संजीवनी, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। देश को हम स्वस्थ बनाए, हरित संजीवनी अपनाए। देश को हम स्वस्थ बनाए, हरित संजीवनी अपनाए। जैविक जीवन की ये शैली दुनिया को दिखलाए, जैविक जीवन की ये शैली दुनिया को दिखलाए। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। फिर सांस नहीं लेगी मिट्टी, फिर सोना उगलेगी मिट्टी। फिर सांस नहीं लेगी मिट्टी, फिर सोना उगलेगी मिट्टी। पाकर हरित संजीवनी जहर मुक्त होगी खेती। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। पहचान है ये देश मेरा अभिमान है, ये देश मेरी पहचान है, ये देश मेरा अभिमान है। ये देश है हरित क्रांति का, इस देश की जान किसान है। ये देश है हरित क्रांति का, इस देश की जान किसान है। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये। फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये। देश की शान है हरित संजीवनी, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। यस सर। सर मेरा स्क्रीन आ रहा है, मुझे बता पाएंगे? आ गया सर।
हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबडी। आज की शानदार इवेंट के लिए मैं पूरी दुनिया के जहां से जुड़े हुए सभी साथियों का भागचंद छाबड़ा तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इवेंट के भावेश भाटिया जी की सफलता की कहानी रुक जाना नहीं, हरीश संजीवनी और आरसीएम के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन आज हमारे बीच में है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और मुझे आज पूरे भारत के समस्त नागरिक जो भी यूट्यूब पे लाइव जुड़े हुए हैं और जो भी जहां से भी पूरे दुनिया जहां से जिस भी कोने से जो भी साथी और हमारे मुख्य अतिथि और सभी साथियों का, टीसी जी का और हमारे कोर टीम के साथियों का और अन्य अतिथिगणों का, रविंदर जी का, उनके हरीश संजीवनी की पूरी टीम का, आरसीएम की पूरी टीम का और पूरे हिंदुस्तान के सभी भारतवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और मेरे लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि मुझे इस इवेंट की स्टार्टिंग का सौभाग्य मिला और साथ में एक बहुत ही सरल और विनम्रता और महानता को अपने भीतर छिपाए हुए व्यक्तित्व हैं रविंदर जी शिरोड़े, उनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मतलब एक ऐसी प्रतिमूर्ति जिनकी महानता का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिनके अंदर मानवता के प्रति कितनी शुभ भावनाएं और श्रेष्ठ भावनाएं रहती है, ये आप कभी उनको किसी को अंदाजा भी नहीं लगने देते। वो ऑर्गेनिक खेती का समस्त भारत देश में प्रचार प्रसार करने की श्रेष्ठ भावना से 16 मार्च 2007 में उन्होंने एक वेंकटेश एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। इस महान उद्देश्य के लिए, इस श्रेष्ठ भावना के लिए जो कंपनी की शुरुआत हुई, ये नेक काम शुरू हुआ। और 2009 में आरसीएम सिस्टम की, जो कि ऑलरेडी पूरे भारत में अपना नेटवर्क है, तो ऑर्गेनिक खेती का प्रचार प्रसार करने हेतु आरसीएम से जुड़ने का मौका मिला और उसकी वजह से समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने का अवसर जो कि लगातार मिलता जा रहा है। मेरा भी ये सौभाग्य रहा है कि मैं रविंदर जी के साथ में बिहार, यूपी और ऐसे कई इलाकों में लगभग 15-15 दिन, एक महीने साथ में ट्रेनिंग लेने का, एक इतने अच्छे महान ट्रेनर भी हैं वो और इतने अच्छे मतलब वो लीडर भी हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में गांव-गांव में प्रभावी प्रचार प्रसार करने के कारण उनको 2016 में ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा इंडियन लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि 2019 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दुबई में एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए उनको इस इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। और बहुत सारी प्रतिभाओं को अपने अंदर समेटे हुए, आध्यात्मिक शक्तियों को अपने भीतर समाये हुए और अपनी अभिरुचि और विनम्र स्वभाव से वो पूरे आरसीएम परिवार में बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी ट्रेनिंगें बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रमाणिक होती है और उन्होंने बहुत मतलब पिछले 2009 से लेकर आरसीएम परिवार के जन जन के दिल में अपनी जगह बनाई है और कई भारतवासियों को, और जिस इलाके में वो गए वहाँ पर खेती किसानों को समृद्ध बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज का ये जो आयोजन है, ये उनके माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी इवेंट और बहुत बड़ी ये शुभ घटना से जो साक्षात करने का मौका मिल रहा है, तो मैं उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपनी पूरी कोर टीम की ओर से, आरसीएम परिवार की ओर से और पूरे भारतवासियों की ओर से। और आज के इस शुभ दिन पर मैं उनका आह्वान करता हूँ, मैं आमंत्रित करता हूँ कि आगे की कार्रवाई के लिए रविंदर जी, ओवर टू रविंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुदेव, आपने मेरा परिचय कर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं इस इवेंट में। ये बहुत ही जानदार इवेंट होने जा रहा है। हरित संजीवनी और आरसीएम सिस्टम प्रेजेंट्स रुक जाना नहीं। इस कार्यक्रम में पूरी हरित संजीवनी की टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। ये मेरे हरित संजीवनी की टीम, फ्रंटलाइन मेरे हरित संजीवनी टीम के मेंबर्स, रविंद्र शिरोड़े, मैं, किरण राउत जी, वेंकटेश एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का उद्देश्य सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण, ये जो मिशन लेके हम लोग निकले हैं, ये समस्त भारत देश में मिशन लेके जाने का मौका मुझे सिर्फ आरसीएम सिस्टम की वजह से मिला है। साथियों,
तो आरसीएम सिस्टम में आज तक जिन जिन महानुभावों का मुझे कोऑपरेशन मिला, मार्गदर्शन मिला, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आरसीएम कोर कमिटी, वर्किंग कमिटी। इसमें प्रेसिडेंट मुकेश कोठारी जी, श्रीचंद अत्री जी, महावीर सारंग जी, सुजीत कुमार जी, बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, विजेंद्र सिंह राठौर जी, प्रहलाद राय जी। तो ये वर्किंग कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है। इनका हमारा आज डिजिटल प्रोग्राम भी रहा तो भी स्वागत करना ये कर्तव्य है साथियों। तो मैं डिजिटल स्वागत करता हूँ आप सबको बुके देके। तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर हरित संजीवनी की इस प्रोग्राम में। रुक जाना नहीं, ये पूरी कोर कमेटी है सर। ये लोग अलग अलग राज्यों से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत बड़ा योगदान इनका इस बिजनेस में है। सभी का मैं डिजिटल स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों। आज हमें इस प्रोग्राम को एक प्रमुख अतिथि मिले हैं जिनकी उपलब्धि हमें मिली है। वो ऐसे व्यक्ति है, असाधारण व्यक्तिमत्व है उनका, असाधारण यानी कि ऐसा व्यक्तिमत्व है, ऐसे लोग बहुत यानी कि ईश्वर उनको इस धरती पर भेजता है। मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा सर, तो सर आपका हरित संजीवनी टीम की ओर से बहुत बहुत मैं डिजिटल स्वागत करता हूं। सर ने 2000 में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आरसीएम कॉन्सेप्ट की शुरुआत भिलवाड़ा नगरी से की और देखते देखते आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद करती है। रुड़की, गुवाहाटी और भिलवाड़ा ऐसे शहरों में आरसीएम के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक आजादी के अभियान के प्रेरणा मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा सर, लगभग आज 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार आरसीएम सिस्टम्स के माध्यम से मिला है साथियों। और आरसीएम सिस्टम सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बहुत बड़ा एक पहल करती है। आरसीएम सिस्टम ने जो कार्य टीसीजी के मार्गदर्शन पे लिया है वो है मूल्य आधारित शिक्षण, महिला सशक्तिकरण, पानी एवं बिजली का संरक्षण, पटाखों का निषेध, व्यसन मुक्ति, रक्तदान शिविर, ऐसे कई सारे सामाजिक उपक्रम आरसीएम सिस्टम के माध्यम से माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब के मार्गदर्शन से चलते हैं साथियों। ये बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़ी उपलब्धि आरसीएम सिस्टम की वजह से और सर की वजह से हुई है। सर को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। अमिताभ बच्चन जी के कर कमलों द्वारा इनको नवाजा गया है। गिनेज बुक में सर्टिफिकेशन में गिनेज बुक में सिस्टम का नाम आया हुआ है। राष्ट्रपति से नवाजे गए हैं। तो साथियों रुक जाना नहीं, ऐसे प्रमुख अतिथि हमें मिले हैं। अब मैं आता हूं रुक जाना नहीं साथियों, रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है। ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिन्होंने 50 सालों में सिर्फ इस धरती पर, इस दुनिया में संघर्ष 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 ही देखा है। अपमानित होने का संघर्ष देखा है, मानित होने का संघर्ष देखा है, काम न मिलने का संघर्ष देखा है। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, मेन हमारे जो आज स्पीकर है मिस्टर भावेश जी भाटिया, दृष्टिहीन उद्योगपति। सर आपका हरित संजीवनी टीम आरसीएम सिस्टम की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, डिजिटल स्वागत करता हूँ आपका। सर ये मिस्टर भावेश जी भाटिया, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत, करियर की काय की, अपनी जीवन में ठोकरें खाने की शुरुआत मोमबत्ती बेचने से शुरू की थी साथियों। आपको क्या लगेगा कि मोमबत्ती बेचने वाला क्या कर सकता है, एक अंध व्यक्ति क्या कर सकता है? हमारे दिमाग में अंध व्यक्ति की एक ही डेफिनेशन बैठी हुई है और वो डेफिनेशन है भीख मांगते हैं अंध लोग, बस इतना ही लगता है। मगर साथियों इन्होंने इन सारी चीजों को गलत ठहराया और अपने ठेले से मोमबत्ती का बिजनेस शुरू करके आज 14 राज्यों में 71 यूनिट इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज तक कोई कर नहीं पाया, 9,500 दृष्टिहीन यानी कि अंध लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, 9,500 लोगों को रोजगार दिया है। और इनका स्किल देखिए साथियों, उन्होंने अभी तक 10,700 मोमबत्तियों के अलग अलग वैरायटीज बनाई है। साथियों हमें तो 2-3-4 टाइप की मोमबत्तियां मालूम होती है, मगर इनके पास 10,700 टाइप की अलग अलग मोमबत्तियां है। ये चेयरमैन है पैरालंपिक कमिटीज के, वाइस चेयरमैन है नैब, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र स्पोर्ट्स कमेटी के, ये ब्रांड एम्बेसडर है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र स्टेट के। इतना ही नहीं, इनकी गरिमा बहुत बड़ी है सर। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, 2014, 2016 और 2019 में। उसके बाद इनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
तत्कालीन उस समय के देवेंद्र फडणवीस द्वारा उनको उद्योग भूषण पुरस्कार मिला है। मुकेश अंबानी जी द्वारा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी जी, इनके व्यासपीठ पे इनको गुलजार दादी के कर कमलों द्वारा नवाजा गया है। बाबा रामदेव जी के कर कमलों द्वारा इनको नवाजा गया है। प्रकाश आमटे जी के कर कमलों द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है साथियों। और इनकी पुरस्कारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी लिस्ट दिखाओ तो 2 दिन लग जाएंगे। मगर साथियों, इन्होंने सिर्फ पुरस्कार नहीं ले, इन्होंने सिर्फ बिजनेस को नहीं बढ़ाया, तो ये एक स्पोर्ट्समैन है। अभी अगर आपको पिक्चर दिख रहा है तो इनके हाथों में जो मेडल है, वो मेडल साथियों इन्होंने के बाजार से 1-2 रुपए में खरीदे नहीं है। इन्होंने अब तक 117 पैरा ओलंपिक मैचेस जीती है और उसमें से 18 से ज्यादा मैचेस में स्वर्ण या रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इनको मिले हैं नेशनल लेवल पे। ऐसी इनकी गरिमा है, ऐसा इनका कद है साथियों। और लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है साथियों एक डॉक्टरेट सम्मानित, एक डॉक्टरेट पदवी मिलने के लिए, लेने के लिए। आज भावेश जी भाटिया का कद इतना बड़ा है, गरिमा इतनी बड़ी है कि भारत देश के विभिन्न 8 विश्वविद्यालयों ने इनको डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। 8 बार इनको डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। ऐसे अद्वितीय, ऐसी बहुत शानदार जानदार पर्सनालिटी को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं साथियों। और मैं भाविक जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आइए। और आज भारत देश जिस तरीके से गुजर रहा है, कोरोना की वजह से आज लोग मायूस हुए हैं, कई सारे संकटों से डर रहे, तो आपका जो एक ज्वलंत उदाहरण है, कहते हैं कि साथियों सिर्फ आंखों से देखना कोई बड़ी बात नहीं है, मन की आंखों से भी सारे जहां को देखा जा सकता है और छोटी मोमबत्ती भी सूरज को रोशनी दिखा सकती है। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी भावेश जी भाटिया को निमंत्रित करता हूं स्टेज मंच पर। मिस्टर भावेश जी भाटिया प्लीज आइए और समस्त भारत देश के लोगों को एक बहुत बढ़िया मैसेज दीजिए। मिस्टर भावेश भाटिया। थैंक यू रविंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है सर आप सब तक बराबर से? यस सर। यस सर, बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। आपने आज देश दुनिया के सभी मेरे मित्रों के साथ इतनी सुंदर मेरी पहचान कराई। और जो आपने कोरोना की बात की, तो शुरुआत में मेरे दिल से ये कहने को होता है कि कोरोना के इस अंधेरे में भी आशा की दीपावली कायम रहे, इस बड़े से शहर में उम्मीद की कली कायम रहे और परछाइयां कहने लगी कि यही तो समय की रीत है, बीमारी चाहे जो भी हो जिंदा दिली कायम रहे। और भालचंद्र जी से शुरुआत हुई बातों, रविंद्र जी आप सबकी बातों में खरे अर्थ में वो जिंदा दिली है। मित्रों, समाज में कई ऐसे असंख्य लोग हैं जो धर्म का काम शुरू करते हैं, बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी तालियां बजती है, बड़े मीडिया कवरेज मिलते हैं उनको। लेकिन समाज में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो धर्म का काम नहीं करते, इसके बिल्कुल विपरीत काम कोई अपना धर्म बना लेते। उनको कोई वाहवाही, कोई मीडिया की, कोई अवार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं रखते। और ऐसे जो काम को अपना धर्म बनाते लेते हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को जो मैं जानता हूं, उसमें सबसे सर्वोपरि हमारे सबके मान्यवर त्रिलोचन जी छाबड़ा साहब, भालचंद्र जी, मेरे बड़े भाई प्रदीप जी, और अभी अभी हमने जिनको सुना रविंद्र जी, आप सब ने खरे अर्थ में, और आरसीएम के और हरित संजीवनी के आप सभी कार्यकर्ता, आप सभी ऑर्गेनाइजर्स ने खरे अर्थ में काम को अपना धर्म बना लिया है। मार्क ट्वेन कहा करते थे कि इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार तो तब जब वो जन्म लेता है, और दूसरी बार जब उसको अपना उद्देश्य, अपना विजन, अपना लक्ष्य मिल जाता है। खरे अर्थ में मुझे लगता है कि हरित संजीवनी से जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता को अपना विजन मिल चुका है। इसके विपरीत आज हम समाज में देखें तो हर कोई अपना मोटिवेशन, अपनी प्रेरणा कहीं और किसी और में ढूंढने की कोशिश करता है। हम सब इसके विपरीत ये भी जानते हैं कि हम सबको उसी ईश्वर ने बनाया, उसी खुदा ने बनाया। कई बार हम कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, हम उसकी संतान हैं। जब हम उसके अंश हैं तो ये बट नेचुरल है कि वो पूरी की पूरी ताकत एक डीएनए के रूप में हमारे अंदर समाई हुई है। लेकिन होता ऐसा है ना, हो तो दोस्तों के समय के थप्पड़ों के चलते वो ताकत या अंदर कहीं छुप कर रह जाती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने का काम हमारा प्यारा आरसीएम, हमारी प्यारी हरित संजीवनी कर रही है। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे जी ने 1951 से 1969 तक बड़ा जबरदस्त भूदान यज्ञ चलाया। पूरे भारतवर्ष में 40 लाख हेक्टेयर उन्होंने भूदान यज्ञ में प्राप्त की। क्या सफलता थी उसकी। लेकिन उस जो जमीन थी, जो खेती की जमीन थी, जो किसान की जमीन थी, उसको खरे अर्थ में उसकी उत्पादकता, उसकी उर्वरकता और उसकी ताकत बढ़ाने का काम हमारी प्यारी हरित संजीवनी ने किया है।
आचार्य विनोबा भावे जी का जो भूदान यज्ञ रहा, खरे अर्थ में हरित संजीवनी ने अपने अथाक प्रयत्नों से उस भूदान यज्ञ को भूमान यज्ञ में शामिल कर दिया है, भूसम्मान यज्ञ में शामिल कर दिया है। और आरसी में और आप सबके लिए तो मेरे दिल की भावना है, ये मुझे कहने के लिए बहुत विवश करती है कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में, त्रिलोकचंद जी, जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में बूंद बनकर ऐठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। सदियां बीते, अरे सदियां बीते, जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी आरसीएम आप घर घर बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे, अक्सर बनकर बैठे होंगे। और रही बात ये अंध, अपंग, लाचार, बेचारा शब्दों की, मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों को। अरे 21वीं सदी में इस तरह से कोई प्रॉब्लम भी है तो पूरा जागृत समाज हमारे साथ में है, लेकिन तकलीफ और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। मेरे इतने सालों का जो ये अनुभव कहता है कि जिंदगी में जो ये परेशानियां, स्पीड ब्रेकर्स, तकलीफें आती है, तो उससे हमारे जीवन में सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दोस्तों, हम बिखरने का इतिहास रटने के बदले निखरने का इतिहास रचने की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? और कवि मन क्या खूब कहता है इन तकलीफों पे कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। मेरे जिंदगी में एक उत्सव, एक त्योहार की बात मुझे याद आती है प्रदीप जी। सबसे पहली तो 6 साल का भावेश याद आता है, जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। माता पिता की इकलौती संतान, डैडी रोज कमाओ रोज खाओ, बस दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन माँ ने मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके प्रयत्नों के चलते वो दाखिला मिल गया। लेकिन पहले दिन स्कूल से आपको दिखता नहीं, साइड पे बैठो, आप किताबें ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, चलो एक साइड पे कोने में बैठ जाओ। मुझे भी लगता मैं भी ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं। लेकिन मेरे हिस्से, मेरे और जो सहपाठी थे और विद्यार्थी मित्र थे, वो 3,500-4 हजार स्कूल में उनकी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और कोई काम ही नहीं था। एक कोने में बिठा दिया जाता मुझे। लेकिन दोस्तों, कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा, वो एनर्जी बच गई, वो कहीं क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। उस 10 बाय 10 के छोटे के कमरे में जब भी अकेला होता तो कहीं से गिल्ली मिट्टी लाओ, उसमें से कुछ क्ले में से अलग अलग बनाने की कोशिश करो, कहीं बड़े बांबू लाओ, कैंची छुरी ढूंढकर उसमें से कमानी बनाओ, पतंगे बनाओ, मांझा बनाओ, बस अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता। उन दिनों स्कूल में लड़ाई बहुत होती, क्योंकि उस 10-12 साल की उम्र में और भी जो विद्यार्थी थे अंधा अंधा ब्लाइंड ब्लाइंड करके चिढ़ाते और बड़ी लड़ाई होती। और यूनिफॉर्म फाड़ के घर पे जाना, किताबें कोने में फेंक के रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उन दिनों मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भावेश, आप दुनिया को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि यहां तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हटके करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। और उसका आशीर्वाद ही था कि 16 साल की उम्र में विथ माय वन साइटेड फ्रेंड, उसको एक ही पैर है, हम दोनों ने मिलकर टेंडम साइकिल बनाई। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, और पीछे बैठ के दूसरे पैडल से मैं पैडलिंग करता। और इस तरह से महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस महाराष्ट्र 16 साल की उम्र में हमने 6000 किलोमीटर साइकिल टूर की 45 दिनों में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। एमए फर्स्ट ईयर आते आते पता चला कि माँ को 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर है। और दोस्तों, तकलीफें आती है तो अकेली नहीं आती, पूरी झुंड के साथ में आती है। एक तरफ टाटा हॉस्पिटल में माँ का कैंसर का ट्रीटमेंट चलता था, 50-50 हजार की उन दिनों फ्लूडेरा 50 mg के इंजेक्शन अमेरिका से मंगाए जाते थे माँ की कीमोथेरेपी के चलते। और इसी के साथ में डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। जो भी कुछ था, जो पुश्तैनी था, जो बूंद बूंद करके माता पिता ने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए बचाया था, घर जमीन सब कुछ माँ की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि
कुछ भी हो जाए, अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन माँ को बचाना था। लेकिन जो होना था वही हुआ, माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन लाखों रुपए का कर्जा दोस्तों रिश्तेदारों का हो चुका। तो उन्होंने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए थे कि अब ये मिलता है तब कुछ पैसे मांगता है। डैडी को संभालना था, मैंने आगे बढ़ना था, और तब जाके नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई में मैंने मोमबत्ती ट्रेनिंग लेने की ठानी, क्योंकि बचपन से ये जो क्रिएटिविटी की चाह थी, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स भी हाथ में लगी थी, तो लगता था यही मेरे कैरियर के लिए ठीक है। हाथ में फर्स्ट क्लास की एमए की 2 डिग्रियां थी, एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था। और नौकरियां ऐसे रास्ते में थोड़ी होती कि डिग्रियां लेके जाओ और आपको नौकरी मिल जाए। तो ये जो क्रिएटिविटी की मेरी प्यास थी, मैंने NAB इंडिया में जाकर एक प्लेन कैंडल की ट्रेनिंग ली, कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग मुझे मिली, और सब ट्रेनिंग के बाद महाबलेश्वर, मेरे पिता जहां पे रहते हैं, बहुत प्यारा हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, वहां आया। बैंकों से मुझे सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए थे मेरी कैंडल इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए। लेकिन आप सब जानते हैं, आपको भी अनुभव होगा कि बैंक उन्हीं को ये देती है कर्जा जिनको उसकी जरूरत नहीं होती। और मेरे लिए बैंकों के पास में 5,000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने तो बैंक के मैनेजर तक मुझे जाने के लिए परमिशन नहीं दी। अब करूं क्या, पैसे कहां से निकाले? तो ये मसाज की जो ट्रेनिंग ली थी मैंने महाबलेश्वर, जो एक हिल स्टेशन है, आजू बाजू की होटलों में मसाजिस्ट के तौर पर काम करते हुए 5, 10, 20 जमा करते हुए 5,000 रुपए जोड़े। और उस 5,000 रुपए में से मैंने सबसे पहली कास्टिंग की सादी मोमबत्ती की डाई खरीदी, और जो पैसे बच गए उसमें से मैंने 20 किलो कच्चा माल खरीदा, और उस छोटे से कमरे में, भाड़े के कमरे में, मैंने सनराइज कैंडल की नींव डाली। दोस्तों, जब तक हम चीजें बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े, आप सब जानते हैं, आप RCM के कार्यकर्ता इससे भली भांति परिचित है। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मैंने, मेरा एक दोस्त जो सुबह से शाम तक एक हाथ गाड़ी पे अपनी चाय बेचा करता, शाम को जो फ्री हो जाती हैंड कार्ड, तो मैंने 50 रुपए रोज पे वो हाथ गाड़ी भाड़े पे ले ली। दिन भर की बनाई हुई मेरी मोमबत्तियों के साथ, कैंडल के साथ में, मेरा दोस्त उस हाथ गाड़ी पे मुझे खड़ा कर देता, और रात को 10-11 बजे तक मैं बनाई हुई कैंडल बेचता। दोस्तों, उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे जो सबसे अच्छा काम मैंने किया वो एक ही था कि हर कस्टमर को, हर ग्राहक को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की। क्योंकि मेरे MA इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी, देखो मिस्टर भाटिया, तुम एक कच्ची गुजराती परिवार से आते हो जो बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, और आगे चल के बिजनेस करना चाहो और उसमें सफल होना चाहो, तो हमारी एक बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, लेकिन आज तक मैं अपने प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं कहता हूं कि बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो उसमें दिमाग से ज्यादा अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दिल भले यहां हमारा लेफ्ट में हो, लेकिन वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की, हर कस्टमर को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हेलो सर, अब बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल आ रही है यस यस सर। सर बाहर महाबलेश्वर है सर, हिल स्टेशन है 5,000 फुट पे, और ये हाईएस्ट रेनफॉल की जगह, और बात बहुत जोरों से आवाज आ रही है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछ रहा हूं सर आपको। सर, ये दोस्तों के ये जो हमारा कस्टमर के साथ में दिल का रिश्ता होता है ना भालचंद्र जी, ये हमें किस ऊंचाइयों तक लेके जाता है, ये RCM के सब कार्यकर्ता ने बिल्कुल अनुभव किया रहेगा। लेकिन एक बड़ी प्यारी छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ग्राहक जब दिल से जुड़ता है तो आपको किस ऊंचाइयों तक लेके जाता है। उन दिनों हैंडकार पे मैं कस्टमर बिहेवियर के ऊपर मैं काफी रिसर्च करता कि मेरी कैंडल को देखकर वे आपस में क्या बातें करते हैं, उनके अभिप्राय क्या है, इसके ऊपर मेरा बड़ा ध्यान रहता। और कई बार ऐसा भी होता कि जो सामने कपल आता और काफी, वो जो बहन होती उसके हाथों से चूड़ियों की आवाज, और जो हस्बैंड होता बड़ा इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को, कह रहे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए खरीद लो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये खास घटना इसलिए कि हम कस्टमर हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो ये बात मैं कहने के लिए मैंने ये घटना आपके साथ शेयर करना मैंने शुरुआत की कि बस वो हस्बैंड होता है इंसिस्ट करता कि अरे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, सबके लिए खरीद लो। आप सब जानते हैं, जो भी भाई जो भी बहन आज मुझे सुन रहे हैं, सबको मालूम है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी शॉपिंग के लिए इस तरह से इंसिस्ट नहीं करता। लेकिन उस हैंड कार्ड पे होता और साथ में जो ढेरों चूड़ियों की आवाज आ जाती, तो मेरे कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च
टॉर्च मुझे तुरंत बता देते कि सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको अभी शादीशुदा जिंदगी की खास अनुभव नहीं है। कई बार तो 4-5 साल वाले आते तो उनको मैं यूं पहचान लेता कि अरे हाँ चलो कैंडल एक आधी ले लो। 14-15 साल वालों को पहचानना भी कोई मुश्किल नहीं था, शादीशुदा जोड़े को। अरे अपने यहाँ भिलवाड़ा में, अपने यहाँ नासिक में सब कुछ मिलता है, क्यों यहाँ से लेके जाए। और 30-35 साल वाले इकट्ठे ही कहाँ आते। और मुझे ये तीसरी चौथी कैटेगरी के कस्टमर को अपनी कैंडल बेचने में बड़ा मजा आता। लेकिन उन दिनों वैसे ही सामने जो कपल का आना, चूड़ियों की आवाज, वही इंसिस्ट करना, मुझसे रहा नहीं गया। पूछने पे पता चला कि अभी 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। मैंने जट से उस हैंड कार्ड पे जो पहली कैंडल मेरे हाथ में लगी, शायद 60 रुपए वाला एक फ्लोटिंग फ्लावर था, पानी में तैरने वाली कैंडल। मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए, मेरे आग्रह के सामने वे विवश थे। उन्होंने वो गिफ्ट तो रखी, लेकिन जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुकाए गए। 15 दिन के बाद में मुझे बाजू की एक दुकान का जो उन्होंने मुझसे नंबर लिया था, वहां पे फोन आया कि भावेश भाई आपसे बात कही नहीं। मैंने कहा हाँ। पहले तो उन्होंने मुझे पूछा मुझे पहचाना कि नहीं, बाद में कहा कि आपने हमें वो गिफ्ट वगैरह दी थी। मैंने कहा हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। उसने कहा मैं कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पुणे इंफोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूं, और अभी कुछ दिन के बाद में हमने फेज 1 और फेज 2 में 24,000 एम्प्लॉय के लिए एक बड़ा सा फेस्टिवल आयोजित किया हुआ है, बड़ा सा फंक्शन आयोजित किया हुआ है। आपसे बिना पूछे भावेश भाई मैंने आपके रहने खाने की व्यवस्था के साथ वहां पे 2 स्टॉल भी लगवा दिए, बस आप ला सको इतनी कैंडल लेके आओ। मैंने मार्केट के स्टॉल पे जाना बंद किया, जितनी कैंडल थी वो सब स्टॉक की, दिन रात मेहनत करके, और मेरी कैंडल 50-60 डिजाइन बना लेता था, उसका स्टॉक बढ़ाया। और 23 दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को मदद के लिए लेके मैं इन्फोसिस पहुंच गया। उन्होंने जैसे वादा किया था हमारी सब व्यवस्था की हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत प्यारा काम किया था कि हर एक एम्प्लॉय को मेल करके मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि और कहीं किसी स्टॉल पे जाओ मत जाओ, उस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना ही जाना है। 3 दिन के एग्जीबिशन में, उस कार्यक्रम में 2.5 दिन में हमारी सब कैंडल खत्म हो गई। काफी ऑर्डर्स भी मिले, कंपनी के कॉर्पोरेट्स ऑर्डर भी हमें मिले। और उस 60 रुपए वाले फ्लावर ने ये कमाल किया दोस्तों कि जब हम इन्फोसिस से लौटे तो सब ऑर्डर वगैरह लेके करीब करीब 42 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे दोस्तों। तो ये ग्राहक के साथ का जुड़ाव है, हमें किस ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। उसके बाद तो उन दिनों जो 25-27 साल पहले जो कस्टमर जुड़े थे, आज भी सनराइज से जुड़े हैं। जो कपल आते थे अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, जो बच्चों के साथ अपनी तीसरी पीढ़ी को भी लेके आ रहे हैं। लेकिन आज भी सैकड़ों हजारों नए कस्टमर के साथ उन्होंने सनराइज कैंडल की बुनियाद को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन एक बात उस हैंड कार्ड पे ऐसी हुई जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। उस दिन शाम को शायद टूरिस्ट भी कम थे और मैं हैंड कार्ड पे था, बड़ी रुबाबदार आवाज आ गई, कहां से लाते हो। सामने जो मैडम खड़े थे मुझे पूछ रहे थे कि मैं ये कैंडल कहां से लाता हूं और ट्रेडिंग करता हूं। मुझे उनको कन्विंस करने में 15-20 मिनट लग गए कि भाई मैं ये कहीं से लाता नहीं, मैं खुद बनाता हूं। जब बात उनकी समझ में आई तो 1000-1100 की कुछ कैंडल खरीदी। जाते जाते एक मुफ्त की सलाह भी दे दी कि अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो, कोई मददनीश रख लिया करो। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो मेरे और मेरे पिताजी का गुजारा होता है, अब मददनीश का पगार कहां से लाऊं। उन्होंने कहा देखो हम तो हर साल महाबलेश्वर आते हैं, पास में एक बड़ा सा बंगलो भाड़े पे लेके पूरा परिवार रुका हुआ है, सब कुछ घुमा हुआ है, बचपन से आती हूं मैं। आप चाहो तो मैं आ जाऊं, एक 20-25 दिन और हूं मैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको रोज शाम को आके हेल्प करना। अब टूरिस्ट सीजन अपनी सवाब पर थी और मुझे फ्री में मददनीश मिल रहा था, कैसे छोड़ा जाए। मैंने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन शाम को 5 बजे से उस मैडम ने आके रोज मुझे उस हैंड कार्ड पे मदद करना शुरू किया। पैकेजिंग, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना, कैश ट्रांजेक्शन, काफी सपोर्ट हो जाता था उनका। मैं दिन में कितनी बार उनको धन्यवाद कहता। जब भी अकेले होते तो अपने बारे में बताते। मुंबई की बहुत ही एक रिच परिवार की वो इकलौती कन्या थी, करीब 4 से 5 पेट्रोल पंप भी थे उनके मुंबई में, और मेरे बारे में जानने की कोशिश करते। 18 दिन तो बड़े ठीक कटे, काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी रविंद्र जी। लेकिन 19वें दिन गड़बड़ हो गई। हम शाम को स्टॉल पर थे और तभी उनके तरफ से बात आई कि भावेश जी बात कहनी है। मैंने कहा हाँ कहिए मैम। ऐसा नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि मेरी बात अच्छी न लगे तो सुनी अनसुनी कर देना, नाराज होने की जरूरत नहीं। मुझे लगा आप कल परसों से वे वापस जाने वाले होंगे, स्टॉल पे हेल्प करने नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस तरह से बात कर। मैंने कहा मैम आप बेझिझक कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी कहना चाहें आप निसंकोच कह सकते हैं। और कुछ क्षण के विलंब के बाद में भालचंद्र जी उनके तरफ से बात आई कि भावेश जी शादी करोगे मुझसे। मेरे पीछे नगरपालिका की खुटली गटर बह रही थी दोस्तों, मैं गिरते गिरते बचा। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा कि ये सिंपैथी, सहानुभूति से आप प्रेरित होकर इस तरह से बात कर रहे हो, कहां आप कहां मैं, ये किस तरह से मुमकिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, उसका एक एक शब्द मुझे आज भी याद है कि भावेश
मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, पैसों के सिवा कुछ नहीं। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ 18 दिन इस फुटपाथ पे स्टॉल पे आपके साथ काम करके अब मुझे मेरी जिंदगी का खराब विजन मिल चुका है। भावेश, तुम्हारे पास एक बड़ा जबरदस्त आर्ट है, बस तुमको एक साथी, एक सपोर्ट की जरूरत है। हम दोनों एक होते हैं और मिलके ऐसे हजारों लाखों हमारे दिव्यांग दृष्टिबाधित भाई बहन है, उनके लिए काम करने की जरूरत है। मैं उनकी इन बातों को ना नहीं कह सका। हमने तो वहां फुटपाथ पे आपस में एग्रीमेंट कर ली, सुलह कर ली, लेकिन वहां पीछे विलन बहुत थे। वो कहां मानने वाले थे कि इकलौती लड़की किसी स्ट्रीट हॉकर को दिल देके आई जिसका कोई भविष्य नहीं है, पूरा जिंदगी अंधकारमय है। लेकिन वो चाहते थे कि लड़की कहीं आगे चल के कुछ गलत रास्ता नहीं ले, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ऐसा करते हैं, अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद में शादी। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहां मानने वाला था। हर हफ्ते मैं उससे मिलने जाता त्रिलोकचंद जी, और हर हफ्ते पैसे भी कहां से निकालूं किराए के, बस के। तो आजू बाजू के जो स्ट्रीट होकर थे उनके उधार के पैसे लेके मैं मुंबई जाता उनसे मिलने के लिए, और उस उधार के पैसों में 8-9 घंटे के एसटी के सफर में मेरे दिल की हर धड़कन मुझसे यही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। अब तो आप सबसे विनंती है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इन सब लाइनों को बड़ा रट्टा लगा लो। आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आने वाली है, और बैचलर तो बिल्कुल इससे वंचित रहे, आप बिल्कुल लिख के रख सकते हो। उस एचटी के सफर में हर बार ऐसा होता, हर हफ्ते के कुछ उसके लिए मैं गिफ्ट लेके जाऊं, लेकिन लगता फिर मेरा छोटा सा गिफ्ट उसके उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगा। फिर लगता कुछ फ्लावर ही लेके जाऊं, लेकिन जब जब मैंने उसके लिए भालचंद्र जी फ्लावर खरीदने की बात सोची, मेरी दिल की धड़कन से एक ही बात निकली कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। मुंबई में जब भी हम गार्डन में किसी पेड़ के नीचे मिलते, जब जब उसका हाथ मेरे हाथ में अनायास आया, उन दिनों मैंने उसको इतना ही कहा था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं। 1 साल पूरा हुआ, और जैसा मैं चाहता था कि वो अपने घर से 1 रुपया भी न लाए, मेरी इन बातों को उसने बिल्कुल मान्य रखा, उसको रिस्पेक्ट दी, और महाबलेश्वर की स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न हुई। तीसरे चौथे दिन से वापस हमने उस हैंड कार्ड पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन होता ऐसा था कि हम उस हैंड कार्ड पे स्वाभिमान खुददारी की बड़ी बड़ी बातें करते, और तभी लकड़ियां पटकते हुए हमारे कुछ और दृष्टिबाधित मित्र वहां से भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। पता नहीं आजू बाजू के राज्यों के भी हमारे इन दिव्यांग दृष्टिबाधित मित्रों को पता चल जाता था कि महाबलेश्वर में टूरिस्ट सीजन है, वहां गए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा भिक्षा मिलेगी, और ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता। हम एक बात करते, वहां सामने से वे भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। और ऐसे ही 5 मेरे दृष्टिबाधित मित्रों को मैंने एक दिन स्टॉल पे बुलवाया, जो सामने से जा रहे थे नेता, उनको लेके स्टॉल पे मेरी धर्मपत्नी उनको चाय पिलाई, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। पूछने पे पता चला कि कुछ 80-90 रुपए दिन के वे जोड़ लेते हैं इस भिक्षा के काम से। मेरी इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 300 रुपये आपको रोज के देना चाहता हूं, बस इस घटिया काम को बंद करो, और रहने खाने की भी सब व्यवस्था मैं आपके साथ करता हूं। और उनको समझाकर उन 5 पहले दृष्टिबाधित मित्रों को लेकर मैं और नीता उस हमारे एक कमरे के घर में पहुंचे। दूसरे दिन हमने भाड़े पे कुछ व्यवस्थाएं देख के रखी थी, तो एक खेड़े गांव में 8 रूम का एक वर्कशॉप हमने भाड़े पे ले लिया, जो 4 रूम हमारे इन ब्लाइंड मित्रों के रहने के लिए, और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए हमने व्यवस्था वहां पे शुरू कर दी। 5-25 दिन तो बड़े ठीक ठीक कटे, लेकिन ये ब्लाइंड मित्रों का नेटवर्क इतना अच्छा होता है, जबरदस्त होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। ये हमारे ब्लाइंड मित्र भले साल भर में 500 रुपए का मोबाइल में रिचार्ज न कराए, लेकिन रोज सुबह उठकर वे कॉल सेंटर को फोन करके ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आज की नई स्कीम कौन सी। और इसी नेटवर्क के चलते इतनी बड़ी संख्या हो गई कि महाबलेश्वर में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, 300 रुपए रोज के देता है, रहने खाने की व्यवस्था, और कहीं धूप में जाना नहीं है, बस यहाँ पे छाव में बैठ के म्यूजिक सुनते हुए कैंडल बनानी है। तो वो काफी भीड़ लग गई।
अब यहाँ पे कितने सारे लोग कैंडल बनाते थे, कैंडल की थप्पियां लग जाती थी, लेकिन बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार थी, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात होती थी। और उन दिनों लगा कि अब ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हमें आज नहीं तो कल इसको बंद करना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्गों की बात बार बार दिमाग में आ रही थी, जो एक गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, उनको तो ये बात बिल्कुल सुननी पड़ती है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। मैंने भी कई बार मेरे बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी थी, कुछ अलग करने की कोशिश की नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और उन दिनों लगता था कि शायद वे ठीक ही कह रहे थे, उनकी बात तो दिमाग में चल रही थी, लेकिन दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी बालचंद्र जी कि ये क्या बात होगी, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा दे दी। उन्हीं दिनों मैंने अब्दुल कलाम साहब का बड़ा सुंदर एक भाषण रेडियो पे सुना था, और उसकी एक लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगी, उसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया। आज इस प्रोग्राम से आप कुछ लेके न जाएं, लेकिन इन लाइन को आप अपने साथ में जरूर लेके जाना। क्या जबरदस्त लाइन के इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इन लाइनों से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, जहां एक और टेबल मिली हमने हमारा शोरूम खड़ा करना शुरू किया, कहीं और एक कमरा मिल गया हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के आजू बाजू के राज्यों से भी काफी दिव्यांग मित्र, दृष्टिबाधित मित्र हमसे जुड़ रहे थे। हमने वहां पे उनके लिए रिटेल काउंटर, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्थाएं शुरू की। नीता शुरुआत से चाहती थी कि कंपनी में कोई मालिक नौकर न हो। उसकी बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इस तरह से सनराइज कैंडल को किया गया कि जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था सब नंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जितना मार्केट का काम था पूरा हमने कमीशन पे डाल दिया, जितना बेचो उतना आपका, जितना बनाओ उतना आपका। और इस तरह से ये काम आगे बढ़ा, और इसका नतीजा ये हुआ कि उस छोटी सी एक डिजाइन से जो शुरुआत हुई थी, आज जैसे रविंद्र जी ने कहा कि 10,000 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। 20 किलो मोम से जो शुरुआत हुई थी, गए साल हमें 2000 टन से ज्यादा कच्चा माल कम पड़ गया दोस्तों। और 67 कंट्रीज में, पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में प्रोडक्ट जाते हैं हमारे। करीब 9,500 से ज्यादा दिव्यांग मित्र और 650 से ज्यादा हमारे एबल बॉडी के लोग जो सनराइज कैंडल के लिए काम करते हैं। 50 से ज्यादा MBA किए हुए हमारे ब्लाइंड मित्र कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं मार्केटिंग के लिए। और आज 10,000 रुपए से लेके 40,000, 45,000 रुपये मंथली हर एक इनकम पा लेता है। जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज संजय गांधी निराधार योजना के 600-800 रुपये पे महीने पे वो पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे। आज वो जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज हमारे ब्लाइंड मित्र उन घरों को पैसा भेज के उनको संभालने लग गए। जो घर पे बोझरूप थे, आज वे अपने घरों का बोझ उठाने लगे। उनकी शादियां मुमकिन हुई, उनके बच्चों का एजुकेशन। इस तरह से ये बड़ी सुंदर दृष्टि से आगे बढ़ा। और हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों न दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है दोस्तों। वो दिन गए जब हम कहते थे कि कस्टमर ही किंग है, लेकिन मैं कहता हूं, मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारा टीम मेंबर है, खरे अर्थ में वो गॉड है, वो ईश्वर है। कस्टमर तो बाद में आता है दोस्तों। जो हमारे लिए काम करता है, अगर हमने उसको संभाल लिया तो आगे की रास्ते बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। त्रिलोचन जी, मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा कि RCM आज देश दुनिया की सरहदों को लांग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने सबके कंधों पे जवाब दे रहे, देके सबको लेकर आप आगे बढ़े हुए हैं दोस्तों। सिफारिशें, वसीले और पहचान से तो बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए, काम ही हमारे लिए एक स्टेटस, एक सिंबल बन जाए दोस्तों। और इस तरह से हमने एक क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के साथ में सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। कोई अपॉर्चुनिटी संधि तक आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से
हमें 2008 में एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुंबई बीकेसी में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में ये अवार्ड हमें दिया गया। नीताजी अंबानी और मुकेश जी अंबानी के हाथों ये पुरस्कार दिया गया। उनके जाने के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट सर हमें मेकर चेंबर 4 के 9th फ्लोर पे अपनी ऑफिस में ले गए। मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि भावेश जी, अंबानी कपल चाहता था कि ये कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है। हमारी अवार्ड कमेटी आके देखे गई थी कि इस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, ये पैसे रखो, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है, और भी पैसे चाहिए तो ले लेना, बड़ी फैक्ट्री डालो और आगे बढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा इन दिव्यांग मित्रों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। रिलायंस जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहना चाहेगी। माँ के संस्कार काम आ गए। वो कवर मैंने उनके हाथ में देते हुए कहा, नहीं सर, ये पैसा तो मुझे जंग लगा देगा, आप देना ही चाहते हो तो मुझे काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारी सिस्टर कंसर्न आपके साथ जुड़ी हुई है, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हैं, तो क्यों ना आप हमारी बनाई हुई मोमबत्तियों का उसमें उपयोग करते हैं। इसमें खुशबू है, इसमें उजाला है, और इसके कारण अनगिनत हाथों को रोजगार जनरेट होती है। और यह बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिलता है। हम सब यहाँ पे एक से बढ़कर एक उद्योजक, एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर आज इस कार्यक्रम में हम जुड़े हुए हैं। मित्रों, इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात मुझे बताइए और क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को लौटाकर अब तक करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस हमें दे चुकी है। हजारों हाथों को इससे हर साल रोजगार जनरेट होती है। अभी हम रिलायंस की दिवाली गिफ्ट के लिए हमारी हर यूनिट काम पे लगी हुई है दोस्तों। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इस तरह से सनराइज कैंडल ने आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है उसको बेचना। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आज 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कॉलेज सनराइज कैंडल को केस स्टडी लेती हैं। कभी हम वहां जाते हैं, उनके स्टूडेंट हमारी यूनिट्स पे विजिट करते हैं, इंडस्ट्रीज विजिट पे। मैं उन सभी मित्रों से, सभी स्टूडेंट मित्रों से कहता हूं कि अगर आप चीजें बेच सकते हो तो फिर आपको बनाने का अधिकार है, अदरवाइज आप आपका वक्त जाया कर रहे हैं। पहले हम चीजें बेचना सीखें, हम पहले मार्केटिंग सीखें। इसमें बड़ी छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हर इंडस्ट्री की एक वेस्टेज होती है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक सब मित्रों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस सर। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक छोटी सी मार्केटिंग की बड़ी घटना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी वेस्टेज नहीं होता। लास्ट में जो चूरा वगैरह होता है वो भी सब रिसाइकलिंग हो जाता है और काम में ले लिया जाता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो कुछ किलोज में कार्विंग, एम्बोस करते हुए, डाइवर्ट करते हुए कुछ किलोज में चूरा जमा होता था, तो हमने उसको संभाल के रख दिया कि आज नहीं तो कल उसको हम रिसाइकलिंग में ले ले। किलो में से कब क्विंटल्स और क्विंटल में से कब टन्स में ये चूरा जमा होने लगा हमें भी पता नहीं चला। गोडाउनों में जब वो बीच में आने लगा हमारे सब स्टोरेज में, तब हमें लगा कि अब इसको ठिकाने पे लगाया जाए। तो जैसे हम जानते थे, हमने उसको गर्म करके और उसको पिघलाकर और उसमें से हमने अलग अलग डिजाइन की कैंडल्स बनाने की कोशिश की। लेकिन इतने सारे बारीक बारीक, रेती से भी बारीक चूरे अलग अलग कलर के, कि जब वो मिक्स हो जाते थे गरम करते समय तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। बड़े भद्दे कलर आते थे। हमने लाल, पीले, नीले, हरे काफी कलर उसके अंदर में डाले, लेकिन रिजल्ट सेम थे। काफी सोच विचार करके हमने उसमें काले कलर डाले, और जब डाइस में से कैंडल निकली तो बड़ी ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे हर वॉलेंटियर ने कहा कि ये काली कैंडल तो आज तक मार्केट में हमने कभी देखी नहीं, ये तो मार्केट में धूम मचा देगी। उनकी बातों में आके पूरा 1.5 महीना हमने हमारी सभी 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमने बाकी सब प्रोडक्शन के लिए रोका, और जितना भी चूरा था हमारे पास टनों, सब काली कैंडल में ढालने के लिए सबको हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। थप्पियां लग गई काली कैंडल की, अलग अलग शेप की, अलग अलग उसमें फ्रेग्रेंस डाले गए। पैकेजिंग टीम ने बड़ा प्यारा काम किया, बड़ी सुंदर उसको प्रेजेंटेशन बॉक्स तैयार किए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी बेचने के लिए। अब महीने सवा महीने के बाद में हमने जब रिजल्ट जानने के लिए पूरा सर्वे किया इस काली कैंडल का, तो सर पर हाथ रख के बैठ गए। एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी, ऐसी की ऐसी पड़ी थी। हमने कारण जानने की कोशिश की, तो बेचने वाले जो हमारे ब्लाइंड एग्जीक्यूटिव थे, जो सेल्स संभालते थे, उन्होंने कहा कि काली कैंडल कोई खरीदना ही नहीं चाहता, हर कोई काली कैंडल को नेगेटिव के साथ में जोड़ता है। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि अब इतने सारी कैंडल्स का करे क्या। पहले तो चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में फ्यूल, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, इतना सारा लेबर, कंपनी इस नुकसान में से कैसे बाहर आती, और बड़ी मुश्किल वाली बात थी। और ऐसी एक दिन मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, किसी एक यूनिट पे था, और रेडियो हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता है, और वहीं रेडियो पे कुछ बात चल रही थी, शायद शोले पिक्चर का एक प्रोग्राम
का कोई डायलॉग चल रहा था और संजीव कुमार उस जेलर से कह रहे थे, और उनको पूछने में कि ये अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को वे जेल से छुड़ाने के लिए गए थे, तो जेलर पूछता है कि इनको क्या करोगे आप, ये तो पहले से ही गुंडे बदमाश है। तब संजीव कुमार बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि लोहा ही लोहे को काटता है। और ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये शायद प्रोग्राम मेरे लिए ही है, शायद मुझे कुछ कह रहा है। वहां पे वो नेगेटिव वाली बात मुझे लग रही थी, जो दुकानों से हमें फीडबैक मिला था कि नेगेटिव वाली बात कैंडल से जुड़ चुकी है। और बस फिर मुझे बात आगे की समझ में आ गई। मैंने गाड़ी निकाली और दोस्तों के पास पहुंचा जो बेचने वाले थे नियरेस्ट हमारे शोरूम। मैंने उनको कहा कि सबसे पहले कस्टमर को आप काली कैंडल हाथ में देना, लेकिन वो कहते ये नेगेटिव वाली बात है, ये समझती नहीं और कोई हाथ में लेना नहीं चाहता। मैंने कहा पहले काली कैंडल उनको हाथ में देना और उनको जितना हो सके विनम्रता से ये जरूर कह देना कि तुम्हारे दुकान की, घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलानी चाहिए। इतना कहना था नहीं कि एक तूफान सा आ गया, हर कोई एक काली कैंडल लेना चाहता था, हर कोई, क्योंकि अपना नेगेटिव एनर्जी से त्रस्त था, वो नेगेटिव एनर्जी भगाने के लिए हमारी काली कैंडल खरीदना चाहता था। अब ये खरीदार भी कोई आम किसान मजदूर नहीं थे, जितने हाई प्रोफाइल थे वही लोग ये काली कैंडल खरीदना चाहते थे। आगे चलकर तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हमें हजारों की संख्या में इस काली कैंडल का ऑर्डर मिला और नतीजा ये हुआ कि हमारे चूरा तो कब का खत्म हो जाता है, अब सफेद मोम को हमें काला कलर डालकर और हमें ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। दोस्तों, हमने उनकी नेगेटिव एनर्जी भगाई नहीं भगाई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टोरेज, हमारे गोडाउन में से चूरा तुरंत खत्म हो जाता है। हमने उनको कोई चीट नहीं किया। वे जो चाहते थे मार्केट में, जो वो चाहते थे, जो कभी फेंसवी के बारे में कुछ पूछते थे, कभी कुछ इस तरह से के कुछ, तो उनको जो चाहिए था उनको मार्केट में मिल गया। वे भी बड़े संतुष्ट थे, वे भी बड़े खुश थे, वो भी हमारे नियमित ग्राहक बन चुके हैं। तो दोस्तों, बेचना बहुत जरूरी है। ये सभी, ये इसके पहले तो हरित संजीवनी के पहले तो हालत ऐसी थी कि देवताओं से भी हल नहीं हुई और जिंदगी कभी सरल नहीं हुई, कभी सूखा तो कभी बाढ़ ने धोया, इस बार भी फसल नहीं हुई। हर किसान यही कहता था। लेकिन संजीवनी, हरित संजीवनी के आने के बाद, 2009 में हरित संजीवनी के लॉन्च होने के बाद, आरसीएम का आने के बाद में किसानों ने अब प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट न रहते हुए एक अलग तरीके से किसानी करना शुरू किया। अभी अभी नए नए जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हुए हैं, ऑर्गेनिक किसानी के करीब 51% से ग्रोथ बढ़ चुकी है। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि त्रिलोकचंद जी आपके मार्गदर्शन में, भालचंद्र जी के मार्गदर्शन में हरित संजीवनी और आरसीएम सिर्फ 51% नहीं, लेकिन पतंजलि से भी आगा 150-200% से ज्यादा वो सालाना ग्रोथ करके और एक नया मुकाम हासिल करेगा। दोस्तों, ये जो मार्केटिंग की बात मैं कह रहा था, यही आज आत्मा है हमारे हर बिजनेस की। लास्ट 1.5 साल में करीब जनवरी फरवरी 2020 से करीब करीब सब बंद होना शुरू हो चुका था। हमारी सब यूनिट्स बंद होने चुकी थी। जो 4,500 रिटेल काउंटर है हमारे शिरडी से तिरुपति तक, वो सब बंद होने शुरू हो चुके थे। तो इस 1.5 साल में हमने एक ही काम किया, पूरा नेटवर्किंग का। इतने 27 सालों में जितने भी कस्टमर, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए थे, इस 1.5 साल में हम उनसे जुड़े ले। अब ट्रांसपोर्ट बंद था, बाकी सब सेवाएं बंद थी, तो हमने स्पीड पोस्ट को अपना जरिया बनाया और उन तक हमने हमारे स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने उनको सैंपल भेजे। ऐसे कितने सारे फार्मास्यूटिकल्स बड़े बड़े हैं जो आज इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कोविड में भी, तो हमने उनको हमारा टारगेट बनाया। हजारों फार्मास्यूटिकल्स को हमने देश दुनिया में हमारे सैंपल भेजे, उनको हमने हमारे लेटर भेजे और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 500 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल के ऑर्डर आ चुके हैं। और कुछ लोगों ने तो उसमें से यहाँ है कि 5-5 साल के लिए आगे उन्होंने हमारे को काम देने का वादा किया है। उनके ट्रेडमार्क सिंबल से लेके उनके दिवाली, न्यू ईयर गिफ्ट, वो हर चीज हमने इस बार बनाने की शुरुआत करी। तो एक नई ऊर्जा के साथ हमें इस दोनों लॉकडाउन में, पहले और दूसरे फेज में भी, कोरोना में कभी हमारी सनराइज कैंडल की एक भी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद नहीं रही, वो कंटिन्यू चालू रही। लेकिन जो रिटेल काउंटर पे हमारे मित्र जुड़े हुए थे उनको भी संभालना था। आज 4,500
1000 से ज्यादा रिटेल काउंटर में हमारे ब्लाइंड मित्र चीजें बेचकर अपने पैर पे खड़े थे, वो घर पे बैठ गए थे। जिनको हम नियरेस्ट हॉस्टल या वहां पे जो काम पे लगा सकते थे उनको लगाया। बाकी में एग्रो सर्च के हमारे प्रदीप कोठौले जी हैं, और वेंकटेश एग्रो से रविंद्र शिरोड़े जी है, और त्रिलोक चंद जी और भालचंद्र जी, इनका सबका मार्गदर्शन और सपोर्ट रहा। और आज 1 साल से हर उस दृष्टिबाधित दिव्यांग मित्र को सैकड़ों की, हजारों की संख्या में हमको हर महीने हमने उनको ग्रोसरी की किट उनको घर घर तक पहुंचाई। इसके लिए मैं आरसीएम का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई, आमिर खान जी का बड़ा एक प्रसिद्ध सीरियल रही, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों 2014 में, जैसे रविंद्र जी ने बताते हुए कहा था कि 2014 में हमें भारत का पहली बार कैंडल इंडस्ट्री का फर्स्ट टाइम हमें नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। जब दिल्ली से अवार्ड लेके मैं और मेरी धर्मपत्नी महाबलेश्वर लौटे, दूसरे दिन मैंने ढेरों मिठाइयों के बॉक्स खरीदे और उस हर एक स्ट्रीट होकर को ढूंढने की कोशिश की जिसने कितनी बार मेरी हाथ गाड़ी गटर में फेंक दी थी, रास्ते पे पलटी कर दी थी। वे सब चाहते थे कि वो जगह मैं खाली करूं, वहां उनका दोस्त रिश्तेदार आके कुछ और दुकान लगा दे, कुछ और फेरी लगा दे। और वे मुझे ये भी कहते थे कि भावेश तेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार है, तुझे दिखता नहीं, किसी मंदिर के बाहर तुझे बिठा देते, चाहिए उतना फंड जमा कर, कहां ये बनाने बेचने के झंझट में पड़ता। मैं उनकी बातों को सुनी अनसुनी करके अपने काम पे लग जाता। तो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने कितनी बार मेरी हैंड कार्ड फेंक दी थी। वहां जो जागृत टूरिस्ट घूमते वो सब उठा देते, मैं वापस काम पे लग जाता। तो दिल्ली से लौटकर दूसरे दिन मैंने ढेरों मिठाइयों के बॉक्स के साथ उस हर एक स्ट्रीट होकर को ढूंढा, उनके घर गया, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला और उनको मैंने ये जरूर कहा कि भाई तुमने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रहती तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। तुमने मुझे बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना ही करना है। दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तकलीफें, परेशानियां तो एक चोली दामन का साथ है, हमारे साथ जिंदगी भर लगे रहने वाली है। विवेकानंद जी की बड़ी प्यारी एक लाइन है कि जिस राह पे हम चल रहे हैं उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही आपकी गलत है। तो दोस्तों ये हर्डल, स्पीड ब्रेकर तो जिंदगी भर हमारे साथ चलने रहेंगे, लेकिन ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, हमें और ऊपर उठाने के लिए स्पीड ब्रेकर हमारी जिंदगी में आते हैं। और इसी सिलसिले में ये 2 लाइनें मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डरकर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। तो हम तकलीफों से लड़ें, न कि पीठ दिखाते हुए हम मैदान छोड़ दें। 2016 में हमें दूसरा नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट एम्प्लॉयर का। 58,000 ओपन कैटेगरी के नॉमिनेशन में से हमें बेस्ट एम्प्लॉयर के लिए चुना गया, बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी के लिए चुना गया। और अभी 2019 में हमें इस तरह की ये प्रेसिडेंट मेडल है। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 2019 में हमें रोल मॉडल इंडिया के लिए तीसरा नेशनल अवार्ड दिया गया। लेकिन उस छोटी सी हाथ गाड़ी से यहां तक का जो सफर है, मैं समझता हूं कि उसमें सिर्फ एक शब्द सबसे ज्यादा काम आया, वो था मेहनत, हार्डवर्क। मैं हर बार मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस मेहनत, हार्डवर्क पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है। कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मुकेश जी, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बस हम मेहनत करें, आगे बढ़ें, कदम कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। आज काफी यूथ से मिलता हूं तो ऐसा है कि बस लिफ्ट में बैठ के टॉप फ्लोर पे पहुंच गए, बटन दबाते दबाते, तो ये मुमकिन नहीं है। ये मेहनत करके एक एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ने का जो आनंद है ये बहुत बड़ा है। आरसीएम या हरीश संजनी क्या पलक झपकते एक बटन दबा के खड़े हो गए? कितना संघर्ष आप सबने किया हुआ है, तब जाकर ये इतना बड़ा ब्रांड, एक नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। तो मेहनत के साथ ही ये सब अचीव किया जा सकता है। कितनी बार कितनी
कॉन्फ्रेंस या कितने अलग अलग जगहों पे उनके दिए हुए टॉपिक पे बात करके जब मैं स्टेज से नीचे उतरता हूं तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि भावेश जी, हम ध्यान से देख रहे थे ना, तुम्हारे पैर कांपे ना, जबान लड़खड़ाई, तुमको डर नहीं लगता? सामने 15,000 लोग थे उनसे बात करते हुए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब ने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से, और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा एक जबरदस्त बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। दोस्तों, जैसा है, जो भी है, बेस्ट है, बस हम उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। नहीं तो एमए की 2-2 डिग्रियों के बाद मैं भी कहीं पे क्लर्की करता होता, मैं भी कहीं पे प्रोफेसर लेक्चरर बन गया रहता, मैं भी किसी बैंक में काम करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी या मेहुल चोकसी को लोन सैंक्शन करता होता दोस्तों, लेकिन आज आप सबसे नहीं मिल पाता। तो जो है बेस्ट है, हम उसका स्वीकार करें, आगे बढ़े। कितने स्कूल कॉलेजों में दोस्तों से मिलता हूं, कितने इंडस्ट्रियाज से मिलता हूं, तो बड़ी कंप्लेन होती है छोटी छोटी बातों में, उनमें हताशा, डिप्रेशन का माहौल समझ में आता है। कॉलेजों में तो हम बात समझ में आती है कि वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप, कहीं एटी लग गई, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए और बस मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। मैं उनसे कहता हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में आप हाथ डालो आपको सफलता ही सफलताएं मिलेंगी, पहले असफलताएं मिलेगी, तो उन असफलता को हम स्वीकार करना सीखे। मैं तो इस तरह से इस बात को कहना चाहता हूं कि असफलताओं की बुनियाद पे ही हम सफलताओं की इमारतें खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। तो बस इन असफलताओं का हम स्वीकार करें। असफलताएं जीतने वालों को प्रेरणा देती है और इसके विपरीत असफलताएं हारने वालों को बर्बाद कर देती है। असफलताओं की चाबी लेकर ही सफलताओं के ताले खोले जा सकते हैं दोस्तों। तो इन असफलताओं का हम स्वीकार करें और जो कमी रह गई उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़ने की शुरुआत करें। कई बार ऐसे कॉलेज के मित्रों से मिलता हूं तो मुझे बड़ा हताशा, डिप्रेशन में वे रहते हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी मेरी वाइफ के साथ, 3 इडियट, आप सबने भी देखी रहेगी, बड़ी प्यारी फिल्म थी, लेकिन उसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बना के उड़ाने का प्रोजेक्ट दिया गया था और वो हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं पाया तो पंखे से लटक के खुद उड़ गया, और ये बात मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने कारण जानने की कोशिश की तो लगता है कि शायद उसने अपने दोस्त बनाने बंद कर दिए थे। दोस्तों, कुछ ऐसे 6-7 मित्र, करीबी मित्र हमारे सराउंडिंग में बिल्कुल होने चाहिए जिनके साथ हम दिल की बातें कर सके। और आप सब तो बड़े खुशकिस्मत है, आपसे मुझे ईर्ष्या हो रही है कि आरसीएम जितना इतना प्यारा भरा पूरा परिवार आप सबको मिला हुआ है जिससे दिल की हर बात की जा सकती है। इसके लिए मैं आपका सबका बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। लेकिन फिर भी कई बार अगर असफलताएं हाथ आए तो एटलीस्ट उस चाबी के गुच्छे को याद कर लिया करें। हम और कोई गलत बात न सोचते हुए चाबी के उस गुच्छे को याद करें। उसमें 40, 50, 60 कितनी भी चाबियां हो सकती है, लेकिन दोस्तों कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो हम अंतिम क्षण तक कोशिश करते रहें, प्रयत्नशील रहें। आज नहीं तो कल हमारे कदमों को सफलता जरूर चूमेगी। और जो आज भी इस डिप्रेशन के माहौल में है, इस मंच से मैं उनको ये लाइनें जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। जो बीत गया हम उसको डस्टर से साफ करें और एक नई उम्मीद के साथ उस खाली एम्प्टी ब्लैक बोर्ड पे सुवर्ण अक्षरों से अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने, मैंने, हम सब ने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि हम दोस्तों जैसा सोचते हैं ना, बिल्कुल हमारे साथ वैसा ही होता है। एक ताकत इस पृथ्वी पे बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए बड़ी तत्पर रहती है। किसी फिल्म में शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान उसको कायनात का नाम दे दे, ओशो, आचार्य रजनीश इसको अक्सर अस्तित्व का नाम देते हैं। नाम हजारों हो सकते हैं, लेकिन एक ताकत जरूर है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, एनर्जी क्यों ना सोचें। दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमजोरियां, दूसरों की वीकनेस ढूंढने से ज्यादा हमारे अंदर
जो कमियां हैं उसको हम पूरा करते हुए, कंप्लीट करते हुए, उसको ओवरकम करते हुए हम आगे बढ़े। अदरवाइज समाज की बुराइयां, समाज की वीकनेस ढूंढते ढूंढते जब जाने का वक्त आ जाएगा तो फिर इतना ही कहना पड़ेगा कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा कि आईना पोंछता रहा। दोस्तों, तो आईना पोंछने के बदले हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम पूरा करें। दोस्तों, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, ये बिल्कुल मान्य है, लेकिन हमारी कुछ आदतों को बदलकर हम हमारा भविष्य और सुंदर बना सकते हैं। आदतें तो ऐसी है कि जूता भी पहले जब नया नया होता है तो काटता है, लेकिन बाद में उसकी भी आदत पड़ जाती है। तो हम ऐसी आदतें बनाएं जो हमारी जिंदगी को संवार सके, हम ऐसी आदतें हमारी बदले जो हमें आगे बढ़ने में बहुत मददरूप हो। काफी दोस्तों से हाथ मिलाता हूं तो उनकी हर उंगली में अंगूठी, मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपने क्यों लगाई हुई है? वो कहते हैं हमने भी बड़ी मेहनत कर ली भावेश जी, बस अब इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया। भालचंद्र जी वापस वो मुझे समझाते भी हैं कि ये जो लाल वाला पत्थर का टुकड़ा हमने अंगूठी में लगाया हुआ है वो मंगल ग्रह का है, ये सफेद वाला किसी और ग्रह का है। सब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में लगाए हुए हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यहाँ अपने अंगूठी में, और वहां वो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? जो अच्छा बुरा करना है तुमने खुद ने अपना करना है। मराठी साहित्य का वामन राव जी का बहुत सुंदर वाक्य है कि तूच तुझे जीवनाचा शिल्पकार। हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं, बाहर का कोई धागा तावीज आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। और जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हैं उनको त्रिलोचन जी मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। उस 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से स्पोर्ट्स करीब करीब छूट चुकी थी मित्रों, लेकिन 27-28 की उम्र में जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं, उस एज में थोड़ा पगभर होने के बाद मैंने अपने पसंदीदा खेल वापस खेलना शुरू किया। गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक। 1998 में पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, 99 में स्टेट खेला और 2001 में मुझे पहली बार नेशनल खेलने का मौका मिला। तो आप सब जानते हैं जैसे ओलंपिक है वैसे पैरा ओलंपिक होते हैं, तो पैरा ओलंपिक में 2001 में मैं नेशनल खेला और 2002 से दोस्तों टिल टुडे मैं शॉर्टपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। पहला अवार्ड मिला तो नीता मेरी धर्मपत्नी ने घर पे एक बड़ी सी जिम लगवा दी। उसने कहा आपको रोज 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम में जाना पड़ता है, तो जिम आप तक क्यों नहीं आ सकती? तो यहाँ घर पे एक बड़ी सी जिम लग गई। लेकिन अब इससे होता ऐसा है कि रोज सुबह 4 से 8 मुझे जिम में पसीना बहाना पड़ता है, उसके बिना मुझे नाश्ता नहीं मिलता। आज 50 की उम्र में भी रोज सुबह 450 से 500 में पुशअप्स निकालता हूं, जगह पे 2-2 घंटा दौड़ता हूं, स्किपिंग करता हूं दोस्तों। उसके बाद कहीं नाश्ता मिलता है। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं उस दिन नाश्ता नहीं। बड़ी मिन्नतें करो तो आधा सा पराठा भी रविंद्र जी मिल ही जाता है, और उस आधे से पराठे को जिम के किसी कोने में लेके मुंडी नीचे करके चुपचाप खा लेता हूं और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूं कि अजीब नाश्ता ही है, कहां शुरू कहां खत्म। दोस्तों, अब तक पैरा ओलंपिक के 117 मेडल्स हैं मेरे पास में दोस्तों। ये कंटिन्यू काम चालू है, आज भी मैं खेलता हूं। शुरुआत के दिनों में जब आगे इंटरनेशनल खेलना शुरू किया तो स्पेन का जो कोच मुझे मिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और रोज मेल करके मेरी वाइफ से कहता था कि बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन स्टेमिना के लिए हफ्ते में 3-4 दिन एटलीस्ट भावेश ने 5 से 6 किलोमीटर दौड़ लेना चाहिए, उससे काफी उसको फायदा होगा। अब उसको क्या मालूम कि ये हालत खराब हो जाती जिम में इतनी 4-4 घंटे पसीना बहा के, उसके बाद ग्राउंड प्रैक्टिस। लेकिन अभी कोच कह रहा है तो करना पड़ेगा क्योंकि रोज के रिपोर्ट्स भी भेजने हैं। नेताजी ने अपनी कार में बिठाया और मुझे महाबलेश्वर के पोलो ग्राउंड में ले गई। बड़ा सा ग्राउंड, उसने कहा 800 मीटर का एक राउंड है, तुम 10 राउंड भी लगाओ तो बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, अक्सर ब्लाइंड लोग हाथ में हाथ बांधकर भागते हैं तो मैं भी उस तरह से भागूंगा। लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली, उसमें से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली। उसी दिन उसने कार को नया कैरियर भी लगाया था, एक छोर कैरियर को, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा भावेश अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो। और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। त्रिलोचन जी, मैं भी बड़ा खुश था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्मपत्नी ने, उसको पता ना चले। इस तरह से मैं दंडवत प्रणाम कर लेता था उसको मनोमन, बहुत मैं उसको धन्यवाद करता था। लेकिन ये खुशी भालचंद्री सिर्फ 6 से 7 दिन टिकी।
8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है, और उस दिन से आज तक मुझे उससे बहुत दबके रहना पड़ता है। आप तो मेरे बड़े भाई की जगह है भालचंद्र जी, इसलिए दुख भरी दास्तां आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। उस दिन से आज तक मुझे नेताजी से, मेरी धर्मपत्नी से सब बहुत दबके रहना पड़ता है। हर हस्बैंड को रहना पड़ता है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आप दिन भर में उसके सामने ऊंची आवाज में बोल देता हूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और बोलो जोर से, फिर खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब के सब जो मेडल्स हैं ये नेताजी को समर्पित है। मैं तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूं, एक भी नहीं खाता, लेकिन उसका ये जो सपोर्ट रहा उस वजह से ही मैं ये स्पोर्ट्स में कुछ काम कर पाया। मैं हर बार उसको कहता हूं कि नीता, तुम गांधारी से भी बड़ी हो, वो तो आंखों में पट्टी बांध कर बैठ गए थे, लेकिन आपकी सुंदर आंखों से मैं इस सुंदर दुनिया को देख सका। मैं उसको हर बार मजाक में कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के होते हैं, लेकिन नीता आपको कोई एतराज न हो तो 7 के साथ एक 0 आप जरूर लगा देना। दोस्तों, कई बार शांत मन से इन ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल्स के बारे में सोचे तो लगता है कि ये सब सेकेंडरी है। इसके लिए हमने काम शुरू नहीं किया था। हर यूनिट पे हमने एक व्यवस्था की हुई है कि सुबह प्रे, एक 10 मिनट के लिए प्रे के लिए हम सभी टीम इकट्ठा होते हैं, उसके बाद हम अपने अपने कामों पे लगते हैं। लेकिन उस प्रे में हम ईश्वर से यही कहते हैं कि प्रभु, इन छोटी छोटी सफलताओं से ऐसा न हो कि हमारे पैर जमीन पे न रहे, हम आसमान में उड़ना शुरू करें, बस आप हमें जमीन से जोड़े रखिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सफलताएं मिलती है, लेकिन हम सफलताओं के साथ फिर छोटी सी सफलता के हाथ में लगी और हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। और उन हवा में उड़ने वाली मानसिकताओं के लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। दोस्तों, बस हम जमीन से जुड़े रहे। प्रकृति भी क्या सुंदर हमें सिखाती है, पेड़ों को फल लगते हैं, ब्रांचेस झुकती है, तो जब हमारे व्यक्तित्व को भी जब सफलताओं के फल लगे, हमें जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक कुछ भी नहीं होता ना हमारे पास, तब हम वी के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन जब हमें कुछ मिलना शुरू हुआ कि हम में से कब मैं पे बात आ जाती कि मैंने किया, और बस फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। और ये मैं वाली मानसिकताओं से मैं बड़ी दूर भागता हूं, क्योंकि सनराइज कैंडल आज अपने इतने बड़े मुकाम पे है तो ये एक टीम वर्क है, सब मिलकर इसको चलाते हैं, इस वजह से ये मुमकिन हो सका। और ये मैं वाली मानसिकता के लिए मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि गलतफहमियों का नया दौर चला है ऐसे कि हर ईंट समझ रही है, दीवार उसी के भरोसे। तो हम कुछ भी नहीं, ये टीम वर्क है, सबने मिलकर आगे बढ़ना है। 2008 में जब रिलायंस का काम मिला, उसके बाद में काफी कॉर्पोरेट्स ने हम पे भरोसा करना शुरू किया था। उन रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया तो उस परचेस ऑर्डर ने अपना बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। काफी फार्मास्यूटिकल, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने हमारे साथ जुड़ना और हमें काम देना शुरू किया। इससे काफी रोजगार भी जनरेट हुए। 2014 में हमने किंगफिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। ये मैंने एक सैंपल आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, नीचे जेल है और ऊपर हार्ड है। ऐसे 3.5 लाख बियर मग हमने किंगफिशर के लिए बनाए थे, आप करीब से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मोम का बना हुआ है और ये चिल्ड भी नहीं है, ये ठंडा भी नहीं है, तो जरा भी टेम्पटेशन लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रविंद्र जी, हम रोज सुबह उठकर ईश्वर का बड़ा, खुदा का बड़ा धन्यवाद कहते हैं कि विजय माल्या जी देश छोड़कर भागे, उसके पहले हमारी पाई चुका के गए। नहीं तो मैं अभी त्रिलोकचंद जी यहाँ नहीं होता, मैं अभी इंग्लैंड के चक्कर लगा होता शायद आरसीएम नहीं, मेरी 3-4 टिकटें शायद स्पॉन्सर की रही थी। हमने बीच में किसी वाइनरी के लिए ऐसे 5.5 लाख से ज्यादा वाइनरी की बोतलें बनाई थी, वो उनका जो प्रोडक्ट था उस तरह से बनाया। काफी प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं इस तरह से। फ्लोटिंग फ्लावर्स हैं अलग अलग डिजाइन में, टेबल कैंडल्स हैं। हमने 6000 से ज्यादा किसान मित्रों को जोड़ा हुआ है। खादी ग्रामोद्योग को हमने हमारा पार्टनर बनाया हुआ है, उसके माध्यम से हम इन सभी किसान मित्रों को बी कीपिंग की आर्टिफिशियल पेटियां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके साथ इस तरह से करार है कि जितना भी हनी निकलता है सब खादी ग्रामोद्योग खरीद लेती है, और जितना वैक्स निकलता है वो सब हम लोग हमारी कैंडल इंडस्ट्री में उपयोग कर लेते हैं। हमने सोयाबीन में से जो वैक्स है, सोया वैक्स, उसका भरपूर उपयोग किया। इस वजह से बीज वैक्स, सोया वैक्स और बेस्ट क्वालिटी के वैक्स के कारण हमारे पूरे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो पाए। इसको धुआं नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। इसके विपरीत चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया से 10-12 हजार करोड़ से ज्यादा की कैंडल
मटेरियल जो इंपोर्ट होती है तो मिडलमैन को पूरा क्लियर करते करते वहां के मैन्युफैक्चर के पास कुछ भी नहीं बचता। तो उन्होंने फैटी वैक्स जो प्राणियों की चर्बी है उसमें से वैक्स निकालकर उसमें से मोमबत्तियां बनाना शुरू किया। वो वन टाइम बिजनेस वाली बात है, लेकिन हम वन टाइम बिजनेस में तो यकीन ही नहीं करते, हम क्वालिटी के साथ ही इतने सारे लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। 2018 में मेरी पहली बायोग्राफी रुक जाना, जिस पे आज आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है, ये 2018 में मान्यवर प्रधानमंत्री सर के हाथों दिल्ली में पब्लिश हुई और अभी भगत सिंह कोश्यारी सर ने राजभवन में हिंदी वाली किताब 2020 में पब्लिश की। लेकिन इस किताब की खास बात ये रही कि इसकी प्रस्तावना श्रीमती नीता अंबानी जी ने लिखी हुई है। दोस्तों, वो पैसा न लौटाने के बहुत फायदे हुए जब 2019 में आकाश अंबानी जी की शादी थी मुंबई में, तो मुझे और नीता को खास उस शादी में भी इनवाइट किया गया। तो वो पैसा ले लेते तो सिर्फ हम एक संस्था भर बन के पैसा जमा करने वाली रसीद भर बन के रह जाते, लेकिन आज उनका काम मिला, उनका परचेस ऑर्डर मिला, आज हजारों कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़ पाए। तो एक नई ऊर्जा के साथ सनराइज कैंडल का हर मेरा दृष्टिबाधित मित्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और मैं एक बात खास आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि हम सब ने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना सीख लिया है। कोरोना ने हमें क्या जबरदस्त सिखाया इस 1-1.5 साल में कि कम से कम साधनों से भी जिया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत समाज में कुछ जगह पे ऐसा होता है कि किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कितने गोडाउन है, कितना बैंक बैलेंस है। हमने सबको एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। अगर जेब में पैसा है तो हर कोई कहता है कि यार तू कैसा है। मैं उनसे कहता हूं अपने जेब के पैसे की गर्मी को अपने सर पर मत जाने दो, क्योंकि अब आधार के साथ पेन और पेन के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है। और ये पैसों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, ये जो छुपा हुआ पैसा है, ये जरूरतमंदों में जैसे आरसीएम कर रहा है, जैसे हरी संजीवनी कर रही है, ये खरे अर्थ में उन जरूरतमंदों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अदरवाइज धनवानों की तिजोरी में छुपा हुआ पैसा किसी बदसूरत भिखारी से ज्यादा नहीं है। और इन पैसों के लिए तो मैं इतना जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम। हे जमी, एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हे गरीबी, यूं रास्ते में हमें अकेला मत छोड़ देना। हे अमीरी, दूर हट, नापाक हो जाएंगे हम। दोस्तों, तो ये पैसे का कोई औचित्य नहीं है, बस ये जो आपने परिवार जोड़ा हुआ है आरसीएम और हरी संजीवनी के माध्यम से, ये परिवार महत्व रखता है, ये दोस्ती महत्व रखती है। ये जो किसान, हजारों लाखों करोड़ों किसान मित्रों को आपने आपस में जोड़ा हुआ है, ये महत्व रखते हैं। जो विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये विजन, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य महत्व रखते हैं। इनको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हाँ, हम स्वप्न देखना न भूलें, स्वप्न देखने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कलाम साहब की लाइन आपने कितनी बार सुनी रहेगी कि स्वप्न वो नहीं जो नींद में देखे जाए, लेकिन स्वप्न वो है जो नींद आने ही न दे। दोस्तों, तो बस हम इसी तरह से ख्वाब देखते हुए और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करते हुए आगे बढ़े। इस स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं माउंटेनियरिंग भी करता हूं। 2 बार मैं स्टॉक कांगरी सक्सेसफुली चढ़ा, किलिमंजारो मैंने अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर मैंने सर किया। तो ऐसे कई अनगिनत सपनों के साथ मैं भी जीता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया का मैं पहला दृष्टिबाधित बनूं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। उस 8,848 मीटर की जादुई ऊंचाई पर पहुंचकर मैं मेरे देश का तिरंगा लहराना चाहता हूं। और उस ऊंचाई पे पहुंचकर मैं मां से ये जरूर कहूंगा कि मां देख, आज मैं दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन दुनिया मेरी तरफ बिल्कुल देख रही है। दोस्तों, तो ऐसे ही कुछ सपनों के साथ में मैं भी आगे बढ़ा हुआ हूं। ज्यादा से ज्यादा जो मेरे दृष्टिबाधित मित्र हैं उनको मैं रोजगार देना चाहता हूं। अब ये हमारे लिए कोई यज्ञ है, कोई बिजनेस नहीं है। सनराइज कैंडल एक बिजनेस नहीं रहा, ये हमारे लिए एक यज्ञ है। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि आदि कई बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जाने से पहले
एक 25-50 हजारी से ही मैं इन दृष्टिबाधित दिव्यांग मित्रों को मैं उनके पैर पे खड़ा कर दूं, मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, वहां जाकर भी मुझे क्या दिखने वाला है। ये जीते जागते जो हजारों मेरे दृष्टिबाधित मित्र मेरे साथ में है, खरे अर्थ में यही मेरे लिए ईश्वर, यही मेरे लिए खुदा का रूप है। लेकिन दोस्तों, ये जो आप सब ने, त्रिलोकचंद जी, भालचंद्र जी, गुलाब सर, मुकेश जी, रविंद्र जी, मेरे बड़े भाई साहब प्रदीप जी, कोठवले सर, आप सब ने जो काम किया है ना, ये खरे अर्थ में काबिल तारीफ है। आपका कोर ग्रुप, आपका जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर सब पूरे टीम है, आप सबको मैं सैल्यूट करता हूं। और त्रिलोकचंद सर, भालचंद सर, आपके लिए 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा। मेरे लिए तो कितनी बातें मैंने कह दी, लेकिन ये 2 लाइनें आप सब लोग, आरसीएम का हर कार्यकर्ता, हरित संजीवनी का हर एक कार्यकर्ता इन 2 लाइनों को इस तरह से सुने कि ये आपके लिए कहे जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये लाइनें आपके स्ट्रगल, आपकी अचीवमेंट, आपकी सफलताओं के लिए कही जा रही है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। त्रिलोकचंद सर, ये आपके लिए कही जा रही है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मिल का पत्थर नहीं देखा। हैरत में पड़ जाएंगे सब, अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब, जब बेवक्त घर पहुंचूंगा। उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा। महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे, पत्थर समझता है मुझे मेरा हर चाहने वाला। मैं मोम हूं, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। और आज आरसीएम के माध्यम से, हरित संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग जो जुड़े हैं ना आपस में, ये जुड़ना बहुत जरूरी है। जुड़ने से ही रास्ते निकलते हैं, आपस में मिलने से ही रास्ते निकलते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसको सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। और मैं तो आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम के बैनर तले जो भी आज मुझे देख रहा है, आप सबको मैं ये निवेदन करता हूं कि आपके घर में, ऑफिस में, आप जहां पे भी हो, आपके बाजू में जो आपके परिवार का सदस्य है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, धर्मपत्नी जो भी है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मेरे साथ ये जरूर कह दीजिएगा कि सभी चांद सूरज सितारे, सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे। जब तक हाथ तेरा मेरे हाथ में रहे और साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, कोरोना से कह दो कि औकात में रहे। और इन कठिन परिस्थितियों में आरसीएम ने मेरे कितने ही हजारों लाखों दिव्यांग मित्रों को संभाला, उनको सपोर्ट किया। इसके लिए आरसीएम का हृदय की गहराइयों से, हरित संजीवनी का हृदय की गहराइयों से आप सब मान्यवर का मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। त्रिलोकचंद सर, भालचंद सर, आपके लिए तो मेरी दिल की भावना यही कहती है कि पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है, आप जरा सा साथ दे तो क्या बात है। चलने वाले तो एक पांव पे भी चल लेते हैं, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। आपने खरे अर्थ में उस दूसरे पैर का, दूसरी आंख का काम किया है। और अंत में मेरी वाणी को विराम दूं उसके पहले मैं ये जो मिलने मिलाने की बात कर रहा था कि ये आपस में मिलने से ही रास्ते निकलते हैं, तो बस हम आपस में मिले, एक टीम, एक यूनिटी के साथ को, आरसीएम को, हरित संजीवनी की सिर्फ भारत देश की नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने को हम ठान ले। और इसी मिलने मिलाने पे अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम, प्रदीप सर, रविंद्र सर, कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारें आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाएं। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहल्लत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारें, फिर आ जाएं। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ठहर जाना अगर रास्ते में कोई मजारे आ जाए, आके मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं। और आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर जुड़ना चाहें तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप सनराइज कैंडल के माध्यम से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। नीता जी एक सेकेंड आप यहाँ पे आइए।
दोस्तों, मैं नेताजी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सबसे मिला, लेकिन आप सबकी उपस्थिति में इस कोविड में हम सब ने परिवार का जो मतलब है वो समझा, और मैं आप सबके सामने, मैं जो मेरे दिल की भावना है परिवार के प्रति, मैं इस लाइन के साथ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आखिर में आप सब ने भी अनुभव किया कि परिवार का महत्व क्या होता है। हमने कितने कितने अपनों को खोया, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि आज सर सलामत है तो फिर पगड़ी हजार, बस हम एक नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़े। जो बीत गया उसको भूलने की कोशिश करें, और एक नई ऊर्जा के साथ में जो बचा हुआ है उसको लेकर हम एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़े। और ये 2 लाइनें मैं खास इसी संजोग पे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, दम की दुनिया का दर छोड़ कर, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी। आपके बोलने के बाद तो आदमी निशब्द हो जाता है, कोई बोलने के लिए अभी रहा ही नहीं। इतना प्रगल्भ आपका कद, यानी कि मैं अगर बोलूं तो वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात हो जाएगी। साथियों, आज हमारे साथ प्रमुख अतिथि हमें जो मिले हैं, ये ऐसे ही असामान्य व्यक्ति है जिन्होंने बहुत बड़ी मंजिल को छुआ है। ऐसे जो असामान्य व्यक्तिमत्व है, ऐसे माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब, सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप आपका मनोगत व्यक्त कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम, आपने रविंद्र जी ने बिल्कुल सही बोला कि भावेश जी को सुनने के बाद उसमें आगे और कुछ बोलना एक बहुत मुश्किल सा कार्य मुझे मिला है। पर जो भी है, भावेश जी आपको बहुत 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 मतलब कितना धन्यवाद दें उतना कम है। और आपसे आज मिले तो ऐसा लगा जैसे पूरी जन्नत से मिल लिए, एक संत से मिल लिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर से मिल लिए, एक बिजनेसमैन से मिल लिए, एक आशिक से मिल लिए, एक दोस्त से मिल लिए, और पता नहीं किन किन से आपसे मिलकर मुलाकात हो गई। न जाने कितने शास्त्रों का आज अध्ययन हो गया, न जाने कितने प्रवचनों का आज सुन लिया। ओहो, आपने कहते हैं ना गागर में सागर, परमात्मा ने आपको दिल खोल कर दिया है और आपने उसको दिल खोल कर मेरे ख्याल से हम सभी को दिया है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हम काम में नहीं लेते हैं। और आज मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं कि जब भावेश जी ये इतना कुछ कर सकते हैं तो मेरे में तो बहुत जोश आ चुका है भैया। थोड़ा सा यूं समझ लो कि इन्होंने एक करंट छोड़ दिया है कि, और वाकई में मजा ही आ गया। आज तो क्या बोलूं और क्या कुछ, मैं तो वैसा हो रहा हूँ कि क्या बोलना चाहिए। पर आपको बहुत 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 धन्यवाद। मतलब ये आपका हमारे बीच आना और आपका हमारे बीच बात करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और रविंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आरसीएम परिवार के लिए जो सौगात लाते हैं। एक बार आपने नासिक बुला के भी बहुत जोरदार हमें बहुत अच्छी दी, और हम लोग पता नहीं कहाँ से वो ऐसे स्पीकर लाते हैं जो वो उस बात को साइड में रहने देते हैं, और आप पता नहीं कहाँ से इस दुनिया से एक विचित्र विभूति
को ढूंढ कर लाकर और हमसे मुलाकात करवाई है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे लोग हमारे साथ है, ये हमें तो गर्व होता है जीवन का। बहुत कुछ, बहुत क्या बोला जाए, सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आज संकल्प ले रहा हूँ कि रविंद्र जी, आपका ये जो कोशिश है ये बेकार नहीं जाएगी। मैं तो बहुत प्रेरित हो चुका हूँ, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसी। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें सर, रविंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अमृततुल्य शब्दों से आपने बहुत यानी कि क्या बताए, आपने जो बताया है सर, ये बस मन की बात है और आपकी ही दी गई शिकवन है। हम आपके जो एक एक शब्द होते हैं सर, वो उसको फॉलो करते हैं। सही में जीवन को जीने की कला मैंने बहुत ज्यादातर सीखी है, टीसी से सीखी है, बिजनेस करने की कला उनसे सीखी है, बहुत एक मिशन उनसे सीखा है। तो सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे कोर टीम, आज उनके बगैर ये प्रोग्राम सक्सेस होना मुमकिन ही नहीं था। सभी कोर टीम के जो मेरे महागुरु है, सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे कोर टीम के वर्किंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मुकेश कोठारी जी, मैं प्लीज सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आए हुए सभी लोगों का, डिजिटल जितने भी हजारों लोग आए, उनका आभार व्यक्त करें, अपनी कोर टीम का आभार व्यक्त करें। मिस्टर मुकेश कोठारी सर। रविंद्र धन्यवाद सर, रविंद्र सर, रविंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, भावेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सिर्फ बीच में मुकेश सर, आप गुस्ताखी कर रहा हूँ मुकेश सर। ये मेरे मन में दो लाइनें आ रही थी जो त्रिलोकचंद जी की बातें सुन के, उन सर की, भालचंद्र सर और आपको सुनकर मुझे याद आ रही है रविंद्र सर कि ये अलग बात है कि वे खामोश खड़े रहते हैं। ये आप सबके लिए मुकेश सर, ये अलग बात है कि वे खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। और जिनके मार्गदर्शन से चलता है हमारी जिंदगी का कारवां, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, कई ताज पड़े रहते हैं। सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भावेश भाई। वैसे तो क्या मतलब तारीफ करना, मतलब अब क्या कहाँ से शब्द लाऊं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपके क्या शब्द लाऊं। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन आज की जो घटना है मेरे लाइफ में वो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। और मुझे लगता है कि मेरी पूरी जो टीम है, आरसीएम का मेरा पूरा परिवार है, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन कितने छोटे छोटे सी बातों में आपने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। एक रोज कैंडल का आपने फ्री गिफ्ट दिया, वहां से कितना बड़ा बिजनेस आया। आपने 50 लाख का जो चेक ठुकरा कर उनसे कहा कि आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, हमें काम दीजिए, हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है। तो वहां से आपने क्या चीज हासिल की। और इसी तरह से आपने ब्लैक कैंडल का जो उदाहरण दिया, वो अपने आप में इस तरह से है कि आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से अब आगे कुछ रास्ता नहीं है। जहां से आप सोचते हो वहीं से रास्ता चालू हो जाता है। तो भावेश भाई, गदगद कर दिया आपने। मेरे जीवन में इस तरह का स्पीकर मैंने कभी सुना नहीं। और जैसे टीसीजी ने कहा ना कि इतनी सारी विशेषता है आपके पास की, ऑलराउंडर है कि आप मोटिवेशनल बात कर लेते हैं, एजुकेशनल बात कर लेते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, इतनी सारी चीजें आपके अंदर विशेषता है। मैं पूरी दिल की गहराइयों से भावेश भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और स्पेशल आपने हमारा सेशन लिया। और साथ में रविंद्र सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रविंद्र सर और उनकी टीम हमेशा लीक से हटकर काम करती है। जब दुनिया सब सारी बिजनेस की बात करती है, वो कहते हैं भाई बिजनेस तो बाद में, रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, अपने आप को परिवर्तित कर लो। अगर अपने आप को परिवर्तन कर लिया तो अपने आप बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो रविंद्र सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सारा जो फंक्शन हुआ है इस बैनर के, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बैनर के तहत हुआ है। और यूएस में जो हमारी कोर टीम है, कोर टीम का मतलब वो टीम जो सीनियर साथी जो तब कर इस बिजनेस में एक एक पाई का बिजनेस कर टॉप अचीवर बने हैं। और उन टॉप अचीवर की कैटेगरी के जो लोग हैं उसे हम कोर टीम कहते हैं। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पर कोई बड़े पिताजी की औलाद है तो ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वही आदमी आ सकता है जो कुछ करके आया है। और ऐसी ही हमारी कोर टीम के जो 42 साथी हैं, 42 साथी हैं जो आए हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। सबसे पहले मेरी वर्किंग टीम का, अगर स्लाइड है तो चला दीजिए, नहीं तो मैं वैसे ही बोल दूंगा। मेरी वर्किंग टीम के जो साथी हैं, उपाध्यक्ष के रूप में श्री चंद्र अत्री जी, जो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और वक्ता होने के साथ साथ उन्होंने
इस बिजनेस के अंदर यूनिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाया है। महावीर सारंग सर हैं जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं। ट्रेजरर के रूप में हम बात करें तो मिस्टर सुजीत कुमार सिंह जी हैं। और अगर हम मेंटर की बात करें तो श्रीमान अगर मेंटर की बात करें नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो हमारे जो मेंटर हैं जिससे हम हमेशा मार्गदर्शन लेते हैं, केसी चावड़ा सर, बीसी चावड़ा सर को आपने शुरुआत में सुना, उसके बाद हमारे डायमंड सुरेंद्र व्यास जी, उसके बाद हमारे डायमंड विजेंद्र सिंह जी राठौड़, और उसके साथ हमारी वो रवि शर्मा जी जो सेकंड जनरेशन के हमारे पास एग्जाम्पल है। उनकी वजह से हम सारे लोग इतनी बड़ी टीम को संभाल पाते हैं। ये सारे वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा सिस्टम के लिए काम किया। ये पर्सनल व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। सिस्टम अगर जीवित रहेगा तो पूरी दुनिया जीवित रहेगी। जिस तरह से कोई बड़ा एम्पायर होता है तो बड़े एम्पायर में कोई मुखिया की अगर डेथ हो जाए तो एम्पायर कभी नष्ट नहीं होता, वो एक नया आदमी आकर उसे संभाल लेता है, क्योंकि एम्पायर में सिस्टम बने होते हैं। और वही हमारे आरसीएम के यूनिक एजुकेशन सिस्टम में सिस्टम बने हैं। पीसी छावड़ा जी से हमने वो सीखा है, पीसी छावड़ा जी से हमने सीखा है। और ये हमारे स्टार रूबी जो कोर्स आती हैं, मिस्टर संजीव गोयंका जी, इंद्राज बैराज जी, प्रमोद गुलाटी सर, पीके सर, कमलेश कुमार सिंह जी, विनोद शर्मा जी, दत्तार सिंह नरवरिया जी, रविशंकर रॉय जी, सीएन मूर्ति सर, श्याम अग्रवाल जी, और तमाम वो साथी ऋषिकेश देवनाथ, पीके देवांगन, मंजीत सिंह, एमएम निशा, जय नारायण कुकना, अजित कुमार वर्मा जी और डी कुमार जी, ये वो साथी हैं जो स्टार रूबी पिन पर हैं और हमारे कोर्ट साथी हैं। और उसके साथ हमारे सफायरों और स्टार सफायर के बहुत सारे साथी हैं जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर। अगर स्लाइड है तो आप चला दीजिए, मैं उनका नाम ले लूं ताकि कोई एक नाम छूट नहीं जाए मेरे से। तो जो कोर टीम के साथी हैं जिसमें मैंने आपको बताया स्टार सफायर अबव, जिसके अंदर हमारे पहलाद राय जी हैं, सुरेंद्र भट्ट सर जी हैं और तमाम साथी हैं। शायद मैं किसी का नाम भूल जाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि स्लाइड चला दें आप। बीसी छावड़ा जी, पहलाद जी, राजाराम सारंग जी, विजय विनोदिया सर, राकेश शर्मा जी, बलवान दीक्षित जी, एनएच खान साहब, दिनेश चौधरी सर, कदम सिंह जी, जेके जैन साहब, आनंदियो मिश्रा जी, पीबी सिंह जी, प्रमोद हिवारे सर, रत्नेश जैन साहब और साबुद्दीन खान सर, ये वो सारे साथी हैं। ये हमारे कोर टीम के अभिन्न सदस्य हैं जिनकी वजह से आज हम इतना बड़ा काम कर पाए हैं। और आज हजारों की संख्या में आपके इस प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के, एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ के लोग आपके प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं। मैं स्टेट की बात गलत कर रहा हूँ, एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ का कोई ना कोई आदमी आज नहीं जुड़ा है। तो निश्चित रूप से ये रिलेशनशिप बहुत बड़ा काम आएगी। और हम भी जब भी महाबलेश्वर, जहाँ पर आप रहते हैं, महाबलेश्वर ही रहते हैं ना, तो महाबलेश्वर जब रहते हैं तो हम पूरा जाएंगे कि एक बार हम पूरा प्रोग्राम आयोजित करें हमारी कोर टीम का महाबलेश्वर में, और आपसे पर्सनल हम सीखें। और 24 घंटे का हम आपको टाइम लें, 2-4 घंटे का एक दिन के लिए, और आपसे कुछ स्पेशल जो आपके जीवन की जो बातें हैं वो हम सीखें, ऐसी हम आशा रखते हैं। रविंद्र सर और पूरी आरसीएम की टीम को, जितने भी सहभागी हमारे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और टू रविंद्र सर, थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के प्रोग्राम के जो मुख्य सूत्रधार है और मुख्य अनम्यूट करें सर। सर आज के प्रोग्राम के मुख्य सूत्रधार जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया, ऐसे मेरे गुरु, ऐसे मेरे मेंटोर, मेरे फायर ब्रिगेड मैं जिनको कहता हूँ, ऐसे प्रदीप जी कोठावदे सर जो एग्री सर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, और अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा है सर की, तो उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। सर आपको शत नमन करता हूँ और आज के प्रोग्राम को मैं यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सौरभ सर का धन्यवाद देना मत भूलिए। सौरभ जी ने टेक्निकल में सबसे ज्यादा काम किया है, तो सौरभ जी और पूरी इंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सब हरित संजीवनी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद शिरोडे सर, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावेश सर, बहुत शानदार प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भावेश सर, थैंक यू वेरी बहुत थैंक यू सर, बहुत बढ़िया भावेश सर, गजब, बहुत बढ़िया। थैंक यू भावेश सर।